गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे नई क्लास में। आज हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन ही अभी तक हम पढ़ रहे हैं और उसका हमने आज थर्ड लेक्चर शुरू किया है। और थर्ड लेक्चर में आज हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म को अगर हम हिंदी में बोलें तो हम क्या कह सकते हैं? समावयवता। दिस इज द टॉपिक। तो हम समावयवता जो बात कर रहे हैं, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के बारे में। मोस्टली जो आइसोमेरिज्म होता है वो कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप का। और उसमें 2 टाइप में भी सेमी सब टाइप्स होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो हमें उनके बारे में भी कोई बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि उन सब के बारे में हमने स्टडी कक्षा 11 की क्लास में करी है। और अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो मेरी कक्षा 11 की क्लास की वीडियो आप देख सकते हैं, वहां आपको ये चीजें मिल जाएंगी। अभी मैं लिंक आपको नीचे सब्सक्राइबर में दे दूंगा, वो आपको मिलती रहेंगी। हम सिर्फ और सिर्फ अभी अपने मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक है आइसोमेरिज्म, और किसका आइसोमेरिज्म है? वो हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। तो मोस्टली जो हेलो एल्केन होते हैं वो 2 टाइप्स के आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। कौन कौन से होते हैं वो? यही हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं बोर्ड पे ही आपके। वन इज चेन आइसोमेरिज्म, यानी श्रृंखला समावयवता। और दूसरा कौन सा है? सेकेंड वन इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये 2 टाइप हो गए हमारे आइसोमेरिज्म के। लेकिन हम चेन आइसोमेरिज्म और किसके पोजीशन आइसोमेरिज्म पर जाने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म। भाई हम किसी भी चीज के बारे में तब जान सकते हैं, किसी के टाइप्स के बारे में हम तब बात करेंगे जब हम उसके बेस को, मूल को जानेंगे। तो हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं अपने 11th की क्लास को। थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हम बात करते हैं अपने आइसोमेरिज्म के पॉइंट को कि आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। तो अगर हम आइसोमेरिज्म यानी समावयवता की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व या कोई भी यौगिक अणुसूत्र समान हो, उनके क्या हो? अणुसूत्र जो हो वो समान हो, परंतु उनकी स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज, ये सब क्या हो? एक दूसरे से अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो फेनोमेनन है, इसे हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक। तो अब हम बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म की। चेन आइसोमेरिज्म क्या कहता है कि अगर कोई भी कंपाउंड हो और उसकी स्ट्रक्चर जो हो, यानी उसका जो मॉलिक्यूलर वेट हो वो इक्वल हो, दोनों का मॉलिक्यूलर यानी अणुसूत्र जो हो वो समान हो, लेकिन चेंज किसमें हो? उनकी जो ऑर्गेनिक चेन हो, कार्बन की जो श्रृंखला हो, उसमें कोई ना कोई चेंज आ जाए, देन दैट्स आर कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। एग्जांपल की अगर हम बात करें, कोई एक एग्जांपल उठाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है C4H9 H9Cl। ये हमारे पास एक कंपाउंड है। हम बात कर रहे हैं अभी किसकी? चेन आइसोमेरिज्म की। ठीक। हमारे पास कोई कंपाउंड है C4H9Cl। अब हम इसको कितने टाइप से लिख सकते हैं? सबसे पहली बात तो आप ये सोचिए, कितने तरीके से लिख सकते हैं? पहला तरीका हमारा क्या है लिखने का? हम इसकी एक स्ट्रेट चेन बना सकते हैं। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, C4H9 हो गया। 1 2 3 and 4, 3 to 5 to 7 to 9। और बचा क्या हमारे पास? एक क्लोरीन बची है, वो हमने यहां लिख लिया। ये पहली स्ट्रक्चर पॉसिबल है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी कोई पॉसिबल है।
अब ये तो एक स्ट्रेट चेन हो गई, एक सीधी श्रृंखला हो गई। अब अगर हम इसको ब्रांच में कन्वर्ट करें, लाइक दिस टाइप, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 एंड बॉन्ड CH, और यहां पर हम क्या जोड़ दें, एक CH3 जोड़ दें। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारे अणुसूत्र में इसके कोई चेंज नहीं आया। नंबर ऑफ कार्बन हमने नहीं चेंज किया है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं चेंज किया है, एंड नंबर ऑफ क्लोरीन भी हमने कोई चेंज नहीं की है। बट द स्ट्रक्चर गोइंग टू चेंज ऑफ बोथ, दोनों की संरचनाएं क्या हो गई, समान हो, डिफरेंट हो गई। और जब दोनों की संरचनाएं, दोनों के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो जाते हैं तो क्या होता है, उनके साथ उनकी प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं। थर्ड वन अगर कोई और पॉसिबिलिटी हो, if you see we can find another structure, that one is CH3 bond C bond CH2 bond Cl, here one is CH3 and here another one is CH3. once we look, अगर हम एक बार इसको ध्यान से देखें तीनों स्ट्रक्चर्स में, तो तीनों में अणुसूत्र तीनों के समान है, लेकिन तीनों संरचनाओं की जो तीनों की कार्बन चेन की लेंथ है वो लगातार श्रिंक होती चली गई, यानी तीनों की लगातार लेंथ जो है वो डिक्रीज हुई है। डिक्रीज कैसे हुई है, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन की सीरीज देखें, चेन देखें तो हमारे पास कितनी है, एक सेकेंड, यहां मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, C5 हो गया यहाँ, आई थिंक सो। तो इसको हम फिर से लिख लेते हैं भाई, सॉरी फॉर दैट inconvenience. So CH bond CH2 and bond Cl, और यहाँ पे एक ये CH3। बात क्लियर, 1 2 3 4 5 हो गया। चलो तो यहाँ भी एक एक्स्ट्रा हो गया, ये चेन, ये C। ठीक, हम अगर अब तीनों को ध्यान से देखें तो तीनों के अणुसूत्र जो हमको दिख रहे हैं वो तीनों के अणुसूत्र समान हैं, लेकिन तीनों के स्ट्रक्चर में कोई चेंज है। ऊपर से हम एनालाइज करते चलते हैं। ऊपर में अगर हम बात करें तो 1 2 and 3 and नंबर ऑफ 4, हमें यहाँ कितना कार्बन मिल रहा है, 4 कार्बन मिल रहा है। और अगर हम इसका आयु कैलकुलेट करें, इसकी IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो हम कह सकते हैं, क्या इनका नाम क्या होगा, 4 कार्बन है, हमने पीछे आपको नोमेनक्लेचर बताया था। ठीक, तो क्लोरोब्यूटेन, नाम इसका क्या होगा, क्लोरोब्यूटेन। नेक्स्ट वन इज 1 2 and 3। अब यहाँ 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, यहाँ 3 कार्बन की श्रृंखला हमें मिली, 1 क्लोरो, फिर 2 मेथिल, टोटल कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपेन। अब यहां पे देखते हैं 1 2 3 1 2 3, क्या हुआ, ये 2 क्लोरो 2 मेथिल, टोटल क्या नाम है इसका भी, प्रोपेन। तो आपने ये चीजें नोटिस की अगर, तो यहां पे आपको क्या मिला कि तीनों कार्बन जो है उनके मतलब तीनों स्ट्रक्चर्स जो हैं उनमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो इक्वल है, यानी नंबर ऑफ कार्बन की संख्या यानी कार्बन की संख्या जो है उसमें कोई चेंज हम नहीं कर रहे हैं। हो क्या रहा है, केवल द लेंथ ऑफ कार्बन चेन गोइंग टू बी चेंज, यानी कार्बन श्रृंखला की जो लेंथ है, लंबाई है, वो लगातार क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो ये हो गया आपका चेन आइसोमेरिज्म। एंड नेक्स्ट वन इज कौन सा, नेक्स्ट वन कौन सा है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, यानी स्थान समावयवता, स्थिति समावयवता। इससे आपको ये पता चल रहा है कि कंडीशन क्या होगी, उसमें चेंजिंग कहाँ होगी, किसी एक कंपाउंड की पोजीशन में। उसका भी हम सेम एग्जांपल लेते हैं, कोई एक C3H7
Cl ले लेते हैं इसके एग्जांपल पे, C3H7Cl। अब इसी अणुसूत्र को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं आप ये देखिए। सबसे पहला तो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, ऐसा हम कुछ लिख सकते हैं। यानी नंबर ऑफ कार्बन हमें 3 दिख रहा है, 1 2 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 to 5 to 7 हो गया, और एक क्लोरीन हो गया, ये हमें मिल गया। इसका IUPAC नाम क्या होगा बताइए? क्लोरोप्रोपेन। गुड। ये हमारा हो गया क्लोरोप्रोपेन। इसकी और कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है जो पॉसिबल है? एक स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल है शायद, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, और यहां से हमने क्लोरीन जोड़ लिया, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब अगर हम यहां नोटिस करें तो नंबर ऑफ कार्बन अभी भी सेम है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है, लेकिन यहां पे जो क्लोरीन थी वो 1 नंबर कार्बन से जुड़ी हुई थी। अगर हम इनकी नंबरिंग करें तो नंबर ऑफ क्लोरीन जो है वो 1 नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ी हुई थी, 1 नंबर कार्बन से जुड़ी हुई थी। जबकि सेकंड वन में क्या है, क्लोरीन जो है वो कौन से नंबर पे है? सेकंड नंबर पे, 1 2 एंड ये 3। तो इसका नाम क्या होगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। कुछ चेंज मिला आपको दोनों में? यहां पे अगर हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन, यहां 2 क्लोरोप्रोपेन। बात क्लियर? तो कोई प्रॉब्लम हमें तो नहीं लगता कि इसमें होनी चाहिए आप लोगों को। एक तो है पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड एक कौन सा है? चेन आइसोमेरिज्म। ठीक, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम इसके आगे थोड़ा सा और कुछ बात करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? फॉर्मेशन ऑफ या प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स की। यानी कैसे हम हैलो एल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे, कैसे उनको बनाएंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। क्या हम पढ़ेंगे अब? जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन, यानी हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां, सामान्य विधियां क्या हैं, हम इसके बारे में अब हम बात करेंगे। और कैसे कैसे हम बनाएंगे, हम उसके लिए क्या क्या करेंगे, ये सारी चीजें अब हम यहाँ पढ़ते जाएंगे। उनकी मैकेनिज्म्स क्या होंगी और ये सारी चीजें क्या कैसे होती हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। और आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगी ये सारी चीजें। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक से, एकदम जीरो से। क्या है, कैसे है? तो सबसे पहला कौन सा है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। किसके द्वारा? हाइड्रोकार्बनों के द्वारा, यानी बाय द क्लोरीनेशन या बाय द हैलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोकार्बनों के हैलोजनीकरण द्वारा। ठीक, या हाइड्रोकार्बनों के मुक्त मूलक अभिक्रियाओं द्वारा, बहुत सारे नेम्स से जानते हैं इनको। फिलहाल बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन
ऑफ एल्केन। पहली मेथड्स हमारी कौन सी है? बाई फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ किसके? एल्केन्स। ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, बाई फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, यानी एल्केन के मुक्त मूलक अभिक्रियाओं के द्वारा। चलिए हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, कैसे करेंगे? मान लेते हैं हमारे पास एक कोई बेसिक सा है एल्केन CH4 यानी मेथेन। मेथेन को जब हम हाइलोजनेशन कराते हैं, हाइलोजनीकरण कराते हैं, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंट में। किसकी प्रेजेंट में कराते हैं हम? सनलाइट की प्रेजेंट में कराते हैं। तो ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है? अनकंट्रोल्ड, यानी ये रिएक्शन तब तक चलती जाती है जब तक कि सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते। यानी ये प्रोडक्ट क्या बनेंगे? CH3Cl प्लस CH2Cl2 प्लस CHCl3 प्लस CCl4। यह प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो एक कार्बन है, वहां पे चार चार कार्बन कैसे? ठीक भाई, आपको समझ में ये आ रहा होगा कि भाई एक यहाँ तो एक ही कार्बन है, सर ने यहाँ चार चार कार्बन क्यों लिख दिया? तो आप लोग हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि कभी भी जब आप कोई रिएक्शन कंडक्ट कराते हैं, कोई रिएक्शन कराते हैं लेबोरेटरी में, तो आप उसका सिंगल यूनिट नहीं ले सकते हैं। एक ग्राम में लेते हैं, कुछ आप उसकी क्वांटिटी वेट करते हैं, तो उस हिसाब से ये बनाया जाता है, तो उस हिसाब से रहता है। इसमें से एक एक का नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अभी इनको एक्सप्लेन मैं कर दूंगा अच्छे से। जैसे इसका नाम क्या है? क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन। इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या होगा? वो ट्राइक्लोरोमीथेन। इसको क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है, नॉर्मल नेम इसका क्लोरोफॉर्म है। ये लास्ट वन है टेट्राक्लोरोमीथेन। नाम क्या है इनका? टेट्राक्लोरोमीथेन। अब इनकी स्ट्रक्चर हम बात करते हैं। ये आपका सामान्य मीथेन है। अब हम इस पूरे स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं कि कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। चलिए अब हम इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर लेते हैं, इस रिएक्शन की अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं और इन्हें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो रिएक्शंस जो होते हैं, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। ये टू टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप की? टू टाइप की। कौन कौन सी? काइनेटिकली कंट्रोल्ड, और दूसरा कौन सा है? थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड। दोनों को हम
डिफाइन कैसे करेंगे, दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, दोनों को अलग हम कैसे करेंगे, इनके बहुत सारे मेथड्स हैं हमें जानने के लिए। लेकिन बेसिकली हम कैसे जानेंगे कि ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड है और ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है। काइनेटिकली कंट्रोल्ड जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो सारी रिएक्शन जो होंगी वो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के होंगी। किसके प्रेजेंस में होंगी? सनलाइट के प्रेजेंस में होंगी। और जो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है वो हीट के प्रेजेंस में होगी। कैसे होगी वो? हीट के प्रेजेंस में होगी। ये चीजें बेसिक है, इनको हमें जान के रखना है। हमें आगे अभी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। ये रिएक्शन कैसा है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड है कि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है, इन सारे रिएक्शंस को हम आगे जानेंगे। तब तक हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे द क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन की। मेथेन का क्लोरीनीकरण कैसे हुआ होगा? ये क्लोरीन रहा होगा, हम मैकेनिज्म पे सीधा आ रहे हैं। जैसे ये रिएक्शन थी हमारी, मान लेते हैं CH4 + Cl2, सनलाइट का सिंबल बना लेते हैं। उसके बाद हम लिख लेते हैं CH3Cl and HC। आप लोगों के समझने के लायक हम मैकेनिज्म लिखते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं, पहले बेसिक सा लिखते हैं। चलिए ये आपका, अब हम मैकेनिज्म समझेंगे हम कैसे इसको। ये हमारा CH4 है, स्ट्रक्चर हम इसकी ऐसे लिख सकते हैं H3C into सिंगल बॉन्ड H, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको, इसके पहले भी हमें हमारा एक प्रोसेस होता है, वो कौन सा है? ये हमारी एक क्लोरीन है, बीच में सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ एक क्लोरीन है। अब आप लोग ये जानते हैं कि ये तो सेम एटम है, दोनों क्लोरीन है, बाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये बाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होने की वजह से, और दोनों सेम एटॉमिक है, डिफरेंट भी नहीं है, तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन होगा इन दोनों के बीच में होगा, सेंटर में होगा ना, एक इनका होगा और एक इनका होगा। दोनों ने अपने अपने शेयरिंग किए होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, और बीच में लाके इन्होंने रख लिया होगा। अब जैसे इस पे सनलाइट आती है, क्या आती है? सनलाइट, तो ये हीट होना शुरू होता है। अच्छा एक चीज और याद रखिए कि सनलाइट में एनर्जी कितनी निकलती है? 520 से 670 केल्विन। कितना? 520 से 670 केल्विन तक हीट होती है सनलाइट से। अब इसको आप किस में, डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लीजिए, केल्विन है, डिग्री सेंटीग्रेड में तो कर ही लेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको सनलाइट के प्रेजेंस में हीट कराते हैं तो यहां पर होता है होमोलिसिस। क्या होता है? होमोलिसिस, यानी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, ठीक। और जब होमोलिटिक बॉन्ड फिजन यहां पर होता है तो जो ये पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों आधे आधे बंट जाते हैं, ये अपना लेके अलग हो जाता है और ये अपना, यानी इस तरह से ये फॉर्म करते हैं Cl फ्री रेडिकल एंड Cl फ्री रेडिकल। इसका नाम क्या है? क्लोरीन फ्री रेडिकल। इसका नाम क्या है? क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। अब सेम यही प्रोसेस जब मेथेन के बारे में हम बात करते हैं तो वहां भी होता है। कैसे होता है ये देखते हैं। H3C सिंगल बॉन्ड H, यहां पे जब हम हीट सनलाइट, क्योंकि सनलाइट तो सब पे पड़ेगी तो ये होमोलिसिस यहां भी होगा, और क्या होगा, यानी इनके बीच में भी बॉन्ड जो है वो बराबर पे, ये अपना लेके अलग, अपना लेके अलग, ठीक। तो यहां क्या बनेगा? CH3 फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल, यानी इसका नाम क्या रहेगा? यहां लिख देते हैं हम मेथाइल फ्री रेडिकल।
इसका नाम क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल, और ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। ये हो गया हमारा। अब यहां से ऐसे ही हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, ये क्लोरीन अपने फ्री रेडिकल्स के साथ इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, क्या बना लेगा यहाँ CH3Cl, और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल आके इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, क्या बना लेगा एक्चुअली ये रिएक्शन भी 2 स्टेप में होती है, पर हम लोगों ने आपने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा लिख दिया है, बट ये करेक्ट नहीं है, ये जो हमने लिखा ये करेक्ट नहीं है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म ये नहीं है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म कुछ और है, बट दिस इज ओनली फॉर द योर एक्सप्लेनेशन, योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, ये आपका हो गया। नॉर्मल मेथड है, सामान्य विधि है। थोड़ा सा और भी हम इसके बारे में जानते हैं, कैसे हम करते हैं ये भी देखते हैं। ठीक, आपने लिख लिया, इसको समझ में आ गया आपको। अब हम इसके बारे में और सारी रिएक्शन है, जिससे आयोडीनेशन भी है, आयोडीनीकरण भी है, ठीक है, और फ्लोरिनेशन भी है, फ्लोरिनीकरण भी है, तो वो हम आगे पढ़ते रहेंगे, बहुत सारा ऑप्शन है। लेकिन एक चीज हम बता देते हैं कि जो फ्लोरीन होती है उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो अदर के कंपेयर में थोड़ी ज्यादा होती है। अदर के कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा होती है। और कैसे होती है, हम इसका एक ऑर्डर लिख देते हैं। चलिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस। यानी हैलोजेंस के रिएक्टिविटी का क्रम, किस स्पीड से रिएक्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है भाई, ये है। फिर कौन है, ये है। फिर कौन है, ये है। और सबसे कम कौन सा है, ये है। आप लोगों को दिमाग में कभी एक चीज आया कि आपने कभी इसकी रिएक्शन क्यों नहीं देखी, एस्टाटीन। आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन तो बनता होगा कि सर ने आज तक जितनी भी रिएक्शंस पढ़ाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात की हमेशा, एस्टाटीन की बात क्यों नहीं की। एस्टाटीन की बात इसलिए हम नहीं करते हैं बिकॉज एस्टाटीन इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कैसा एलिमेंट है ये, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि रेडिएशन जहां भी आप रिएक्ट कराएंगे इसके लिए आपको बहुत सारे मेजरमेंट्स की आवश्यकता होगी, बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए एस्टाटीन की रिएक्शन बहुत कम होती है। और ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक, दूसरा आप एक चीज और जान लीजिए, जो ब्रोमीन होता है ये सेल्फ कैटालाइज्ड होता है। ब्रोमीन के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं तो ये ऑटो कैटालाइज्ड हो जाता है, यानी खुद से ही ये उत्प्रेरित हो जाता है। बट जब हम बात करते हैं आयोडीन की, तो आयोडीन जो होता है इट कैन नॉट बी ऑटो कैटालाइज्ड, यानी इस आयोडीन को
हम भी ये स्वतः जो है जब रिएक्ट होता है तो स्वतः कभी भी कैटलिस्ट नहीं होता है, इसको हमें ट्रिगर करना पड़ता है, इसको हमें स्पीड देनी पड़ती है किसी न किसी वेज, किसी न किसी तरीके से, वो कुछ ना कुछ हमें कैटलिस्ट लगाना पड़ता ताकि इसकी स्पीड जो है वो बिल्डअप हो जाए, आगे बढ़ जाए। तो ये हमारा थोड़ा सा और बेसिक था। अब इसके साथ साथ दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो हम जान लेते हैं। कौन कौन से हैं वो हमें आगे फिलहाल नीड होगी हमें उसकी, जब हम पढ़ेंगे क्या चीज, केमिकल प्रॉपर्टी। बट केमिकल प्रॉपर्टी जानने से पहले हम ये जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमें जरूरत है, हम यहाँ सबसे पहले जान लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी बाद में देखेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है वो, एडिशन ऑफ क्या चीज, बाय द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन्स, ये हमारा अगला पॉइंट है। यानी हेलो एल्कीन्स पर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे करके और हम नया हेलो एल्कीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई एक एग्जांपल हम देखते हैं सबसे पहले। जैसे हमारे पास मान लेते हैं ये कोई एल्कीन है एकदम बेसिक सा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे हम करा लेते हैं, मान लेते हैं ये रिएक्ट करा ले रहा है HBr, तो क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, यही हमारा प्रोडक्ट बनेगा। एक बहुत सा बेसिक सा प्रोडक्ट है, इसका नाम ब्रोमो एथेन है या एथिल ब्रोमाइड है। क्या हो गया, इसका नाम ब्रोमो एथेन या एथिल ब्रोमाइड। बट जैसे ही हम बात करते हैं, ये कैसा हमारा है, ये जो है हमारा एल्कीन जो है ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। ये कैसा है, सिमेट्रिकल एल्कीन यानी सममित एल्कीन है। लेकिन जैसे ही बात अनसिमेट्रिकल एल्कीन की आती है तो वहां पे कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। कौन कौन से, अब ये तो सिमेट्रिकल के, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होगा, अब आप इसको नोटिस कीजिए। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स को पहले तो डिफाइन कर लेते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन्स और अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होते क्या है। सिमेट्रिकल एल्कीन्स का मतलब होता है कि ऐसी एल्कीन्स जिनमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड, कहां पे, डबल बॉन्ड के दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन है। लेकिन जैसे एक बात अनसिमेट्रिकल की करते हैं, तो अनसिमेट्रिकल जो होते हैं एल्कीन्स, उनमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। यानी अगर एक तरफ 2 कार्बन है तो एक तरफ 1 कार्बन। लाइक इसका एग्जांपल हम जाने तो कुछ ऐसा हो सकता है, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और ये हमारा कैसा है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। बात क्लियर, कैसा एल्कीन हो गया, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। बात क्लियर हुई। अब हम बात कर रहे हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पर, किसकी, हाइड्रोजन हैलाइडों के योग की, कैसे हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड की। ठीक, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे मार्कोनिकॉफ। कौन से,
मार्कोनिकॉफ। इस साइंटिस्ट ने एक रूल दिया, इस केमिस्ट ने क्या किया, एक रूल दिया और उस रूल्स को ही मार्कोनिकॉफ्स रूल बोला। क्या बोला गया, मार्कोनिकॉफ्स रूल। और मार्कोनिकॉफ्स का नियम कहता है कि जब हम किसी अनसिमेट्रिकल हैलो एल्कीन्स पे, कहां पे, अनसिमेट्रिकल हैलो एल्कीन्स पे हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड को जोड़ते हैं, तो क्या होता है कि हाइड्रोजन उस पोजीशन पे जुड़ती है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होता है। बात आप समझो इसको कि अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार, जब हम किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, कहां पर, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग करते हैं, यानी वी कैन डिड द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एनी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो क्या होता है कि हाइड्रोजन जो होता है सब हमेशा वहां जुड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम से कम होंगे, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम से कम होंगे। एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहां पर HBr का योग कराएं, ठीक, तो क्या होगा, HBr का योग कराने पर क्या होगा, इनमें ब्रोमीन कहां पे जुड़ेगा, अब डबल बॉन्ड के दोनों साइड ही जुड़ना चाहिए, या तो यहां जुड़ेगा या तो यहां। तो मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता है कि HBr हमेशा ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम से कम होगा, यानी ये ऐसा कुछ हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये 2 से 3 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा और ब्रोमीन यहाँ के जुड़ जाएगा, यानी ट्रो ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। बात आपको कुछ समझ में आ गई होगी। ये तो हो गया कौन सा, अनसिमेट्रिकल हैलो एल्केन्स पे। अब इसी के साथ साथ एक और रूल आता है खैरस इफेक्ट का या पेरोक्साइड इफेक्ट का या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का। तो हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या खैरस प्रभाव या आप कह सकते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट को अपनी अगली लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट। आप लोग पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें।